हेलो बच्चों, स्वागत है आपका द स्टडी अड्डा पर। और जो जो हमारी जो ज्योग्राफी की सीरीज है उसमें जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका लास्ट चैप्टर। इससे पहले जो है 4 चैप्टर आ चुके हैं, आप चेक कर सकते हैं ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट जो क्लास 9th की है। आज जो चैप्टर है हमारा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इसको डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। तो आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन डज रबर बिलोंग टू। जो रबर है तो रबर जो है किस टाइप ऑफ वेजिटेशन से बिलोंग करती है? टुंड्रा, हिमालयन, टाइडल या ट्रॉपिकल एवरग्रीन। तो बताइए किससे बिलोंग करती है। देखिए टुंड्रा जो है और हिमालयन जो है हिमालयाज में पाई जाती है। रबर को जो है ज्यादा जो है वाटर की अवेलेबिलिटी चाहिए, तो वाटर चाहिए तो ये कहाँ होगी? जहां पर जो है ज्यादा बारिश हो। और ज्यादा बारिश कहाँ होती है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं वहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो जो ये रबर है ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन टाइप की वेजिटेशन है। तो ये जो है हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है सिंकोना ट्रीज। सिंकोना ट्रीज से रिलेटेड पूछा है और इसमें पूछा है कि वहां पर रेनफॉल जो है कितने सेंटीमीटर होती है। तो कितने सेंटीमीटर, मोर देन कितने सेंटीमीटर की नीड होती है सिंकोना ट्रीज के लिए। तो सिंकोना ट्रीज कहाँ पाए जाते हैं, किस एरिया में, और रेनफॉल जो है कितना होना चाहिए उसके लिए। 70 सेंटीमीटर से ज्यादा हो, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से ज्यादा हो, या फिर लेस देन हो 50 सेंटीमीटर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो सिंकोना ट्रीज के लिए भी जो है रेनफॉल ज्यादा चाहिए होता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑप्शन है आपका 100 सेंटीमीटर। तो सिंकोना ट्रीज के लिए मोर देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। और सिंकोना ट्रीज जो है इसकी जो छाल होती है वो किसके लिए यूज होती है? वो मलेरिया जो होती है डिजीज, उसकी जो क्योर करने के लिए, उसकी टैबलेट बनाने के लिए उसमें यूज होता है आपका सिंकोना ट्री। तो याद रखेंगे सिंकोना ट्री के लिए जो है मोर देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। ये इस तरीके का दिखता है सिंकोना ट्री। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सिमलीपाल बायो रिजर्व जो है पूछ रहा है, ये कहां पर है? सिमलीपाल बायो रिजर्व पंजाब के अंदर है, दिल्ली के अंदर है, उड़ीसा के अंदर है, या वेस्ट बंगाल के अंदर है? इन चारों स्टेट्स में से एक यूटी है दिल्ली, इनमें से किसके अंदर जो है सिमलीपाल बायो रिजर्व है? सिमलीपाल बायो रिजर्व के साथ साथ हम जो है और भी जो बायो रिजर्व है उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप कोल्ड डेजर्ट देखेंगे। कोल्ड डेजर्ट कहाँ है? जम्मू कश्मीर के अंदर। अब ये लद्दाख में है, तो लद्दाख के अंदर जो है कोल्ड डेजर्ट है। फिर नंदा देवी नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ये जो है आपका उत्तराखंड के अंदर है। ग्रेट रन ऑफ कच्छ जो है गुजरात के अंदर है। एमपी के अंदर पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, पन्ना भी एमपी के अंदर है। फिर आपका छत्तीसगढ़ के अंदर अचनाकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है उड़ीसा के अंदर है। तो हमारा जो है यही ऑप्शन पूछा था, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है उड़ीसा के अंदर है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन मिल गया है हम, ये रहा सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा के अंदर है। और भी नीलगिरी कहां पर पड़ता है? तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। फिर आपका अगस्त मलाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है केरल और तमिलनाडु की बाउंड्री पर है। सुंदरबन जो है आपका वेस्ट बंगाल के अंदर। मानस जो है असम के अंदर, और अरुणाचल प्रदेश के अंदर दिबांग वैली। ठीक है, ये सभी जो है आपके बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो कि इंडिया में है। तो यहाँ पर उन्हीं को ही डिस्कस किया गया है। और आपसे पूछा गया था सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है उड़ीसा के अंदर है। आपको और भी जो बायोस्फीयर रिजर्व है इनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो है आप एक बार में अपने आप भी देख लेंगे। नेक्स्ट हमारा, which one of the following biosphere reserve of India is not included in the world network of biosphere? तो जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर में है उसमें जो इंडिया के टोटल 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं उसी में से पूछा है कि उसमें इनमें से कौन सा इंक्लूडेड नहीं है। तो मानस, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी और नंदा देवी। तो अगर आप इनको देखें, नंदा देवी ये है बट 12 में, नीलगिरी भी है, गल्फ ऑफ मन्नार भी है, और मानस जो है ये इंक्लूडेड नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा। जो मानस बायोस्फीयर रिजर्व है
वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो मानस हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब जो है बड़े क्वेश्चन शुरू होते हैं यहां से हमारे। अभी तक एमसीक्यू डिस्कस किए, अब यहां से बड़े क्वेश्चन होंगे। व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन इंडिया? इसके लिए क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, यही पूछा है। प्लांट्स और एनिमल्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं, सभी फैक्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं हम यहाँ पर। देखिए, सबसे पहला फैक्टर है क्लाइमेट। क्लाइमेट के अंदर टेम्परेचर आता है, रेनफॉल आता है, ह्यूमिडिटी आती है, ये सभी जो है अफेक्ट करते हैं स्पीसीज के डिस्ट्रीब्यूशन को। जैसे एग्जांपल दिया है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो होते हैं उसमें हैवी रेनफॉल होता है, और वहीं जो है डेजर्ट में जो है ड्रफ मतलब वहां पर सूखा होता है, तो उस तरीके की जो है स्पीसीज होंगी। तो दोनों में डिफरेंस है। इसी ये जो है फर्स्ट हो गया आपका क्लाइमेट जो है अफेक्ट करता है। सेकेंड है सॉइल टाइप। सॉइल के टाइप्स भी जो है जो प्लांट्स और एनिमल के डिस्ट्रीब्यूशन को जो है अफेक्ट करते हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। डिफरेंट टाइप्स की सॉइल है, जैसे एलुवियल, लेटराइट, डेजर्ट सॉइल। तो ये इसमें जो है अलग अलग तरीके की वेजिटेशन होती है, वो जो है डिटरमाइन करती है एनिमल्स को कि उस रीजन में कौन कौन से एनिमल्स रहेंगे, इनमें से कौन से एनिमल्स जो है वहां पे सर्वाइव कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा उन पर। तो ये सॉइल भी जो है, सॉइल के टाइप्स भी डिपेंड करते हैं और इसी प्लांट्स और एनिमल्स के डिस्ट्रीब्यूशन को भी अफेक्ट करते हैं। थर्ड है टोपोग्राफी। तो टोपोग्राफी थर्ड है टोपोग्राफी एंड एलिवेशन। टोपोग्राफी एंड एलिवेशन, तो हिमालय एंड वेस्टर्न घाट्स create variation in ecosystem with altitude leading to changes in plants and animal species in different heights. Topography and elevation मतलब हाइट, जो जमीन से हाइट है, जैसे ये जो है जो पहाड़ी इलाके हैं, यानी कि हिमालयाज और वेस्टर्न घाट्स की बात की इन्होंने, तो वो भी अफेक्ट करती है इकोसिस्टम को। जैसे हाई एल्टीट्यूड्स हों और उसमें जो है प्लांट्स की जो एनिमल्स की जो प्रजातियां हैं, स्पीशीज हैं, वो चेंज होती हैं। वहां पर डिफरेंट टाइप के प्लांट्स की जो है स्पीशीज पाई जाती हैं, और जो आपके मैदानी भाग हैं तो वहां पर अलग टाइप की जो है स्पीशीज पाई जाती हैं। तो हाइट के अकॉर्डिंग जो है चेंज हो जाती है, यानी टोपोग्राफी और एलिवेशन से। वाटर बॉडीज भी अफेक्ट करती हैं, बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगी, क्योंकि जो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन, स्टार्टिंग की जो सिविलाइजेशन है वो रिवर्स के आसपास रही, तो वाटर बॉडीज तो अफेक्ट करने ही वाली हैं। जैसे रिवर्स है, लेक्स हैं, ओशियंस हैं, ये इन्फ्लुएंस करते हैं प्रेजेंस ऑफ फ्रेश वाटर और मैराइन स्पीशीज। तो रिवर्स और लेक्स में फ्रेश वाटर होता है और मैराइन स्पीशीज ओशियंस में पाई जाती हैं, तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के जो है स्पीशीज होंगी। कोस्टल रीजन भी जो है मैंग्रोव्स पाए जाते हैं वहां पर, वाइल इनलैंड मतलब अंदर जो है रिवर्स के एक्वेटिक स्पीशीज पाई जाती हैं। तो ये सभी जो है वाटर बॉडीज जो है उससे भी अफेक्ट होती है प्लांट्स और एनिमल्स के जो स्पीशीज हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करें तो ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई, अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण, पॉल्यूशन जो है इस अफेक्ट करते हैं ये सारी चीजें। डिक्लाइन ऑफ और डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्पीशीज, इन सभी की वजह से जो है डिक्लाइन होता है या डिस्प्लेसमेंट होता है स्पीशीज का। अब ह्यूमन एक्टिविटीज के बाद बायोटिक इंटरेक्शंस। बायोटिक इंटरेक्शंस जो हैं, या कंपटीशन हो, प्रीडेशन हो, सिम्बायोसिस शेप हो, ये सभी जो हैं ये भी जो है अफेक्ट करती है बायोटिक इंटरेक्शन में, जो कि एनिमल्स डिपेंड ऑन द अदर फॉर द फूड और सर्वाइवल। तो एनिमल्स जो हैं, जिस तरीके से आपको पता है कि प्राइमरी कंज्यूमर होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये सभी क्या है, प्रोड्यूसर्स जो है प्रोड्यूस करते हैं यानी प्लांट्स, उसके बाद जो है कंज्यूमर जो है यानी एनिमल्स जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जो प्लांट्स खाते हैं उसके बाद जो एनिमल्स को खाते हैं, तो एक दूसरे पर डिपेंड है फूड के सर्वाइवल के लिए। तो बायोटिक इंटरेक्शन बोल रहे हैं इसे। और जियोलॉजिकल फैक्टर्स, जियोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं, लैंड्स एज, फॉर्मेशन उसका, मिनरल अवेलेबिलिटी प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, डाइवर्सिटी एंड डिफरेंट रीजंस, ये सभी जो फैक्टर्स हैं ये प्लांट्स और एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। दोबारा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्लाइमेट सबसे पहले जो है अफेक्ट करने वाला है, सॉइल के टाइप्स भी, उसके बाद टोपोग्राफी यानी हाइट, एलिवेशन, वाटर बॉडीज चाहे रिवर्स हो, लेक्स हो, ओशियंस हो, ह्यूमन एक्टिविटीज भी अफेक्ट करती हैं कि अगर डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन हो रहा है तो उसकी वजह से अफेक्ट होने वाली है स्पीसीज। बायोटिक इंटरेक्शंस जो होते हैं
उससे भी जो है स्पीसीज अफेक्ट होती हैं, और साथ ही साथ जियोलॉजिकल फैक्टर्स। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन इंडिया। तो ये सभी फैक्टर्स डिस्कस किए हमने। अब यहां पर पूछा है अभी बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व है क्या, और उसके दो एग्जांपल पूछे हैं आपसे। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? ये बायोस्फीयर रिजर्व इज प्रोटेक्टेड एरिया होता है। देखेंगे आप, ये जो है प्रोटेक्टेड होता है, चारों तरफ से कवर होता है। इसके अंदर जो है हम परमिशन के साथ ही जा पाते हैं, और कुछ एरियाज ऐसे होते हैं यहाँ पर जो प्रोटेक्टेड होते हैं, उनके अंदर जो है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स नहीं जा सकते, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने बैन किया होता है। डिजाइन किए होते हैं ये कंजर्व करने के लिए बायोडाइवर्सिटी को। बायोडाइवर्सिटी जो है कंजर्व क्यों कर रहे हैं हम? ताकि जो है जो हमारी एनवायरमेंट है उसमें जो बैलेंस बना रहे, स्पीसीज का बैलेंस बना रहे, एक ही स्पीसीज जो है बढ़ती ना चली जाए, इंक्लूडिंग स्पीसीज और इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए भी हमें जो है ये सारी स्पीसीज बचानी है जो एंडेंजर्ड है, जो खत्म होने वाली हैं। दीज रिजर्व्स एम टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। देखिए वही बोली लाइन हमने, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए ये जो है हमने बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं, ताकि ये जो स्पीसीज हैं इनको हम प्रोटेक्ट कर सकें। दो एग्जांपल पूछे थे, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक के बॉर्डर पर है, और मानस बायोस्फीयर रिजर्व जो है असम के अंदर है। तो आपसे अगर पूछा जाता है तो आप भी जो है दो एग्जांपल याद कर सकते हैं, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक के अंदर पड़ता है, और मानस बायोस्फीयर रिजर्व असम के अंदर है। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्यों बनाए जाते हैं? स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए और इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए। दो एग्जांपल आप बता देंगे, नीलगिरी और मानस बायोस्फीयर रिजर्व। यहां पर फिर दोबारा आपको दिया है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है यहां पर हो गया, बॉर्डर पे जो है पड़ रहा है केरल, ये केरल है, ये तमिलनाडु है और ये कर्नाटक है, तो इनके बॉर्डर पे है ये। और आपने मानस असम के अंदर है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व के एक बार नाम जान लेते हैं कि कौन कौन से जो है 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो इंडिया में है। फर्स्ट है सुंदरबन, सेकंड गल्फ ऑफ मन्नार, थर्ड है नीलगिरी, फोर्थ है नंदा देवी, फिफ्थ है नोक्रेक, सिक्स ग्रेट निकोबार, मानस, कच्छ और ये क्या है, शेषाचलम, ये जो थोड़ा ब्लर है, सिमलीपाल, दिहांग, दिबांग भी बोल रहे हैं, डिब्रू, फिर अगस्त मलाई जो है, फिर कंचनजंगा, फिर पंचमढ़ी, उसके बाद कोल्ड डेजर्ट और पन्ना, और ये अमरकंटक। ये सभी जो हैं आपके 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनके आप नाम जो है एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद रहेंगे कि ये जो है 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इनमें से कुछ नाम आपको याद ऐसे ही हो जाएंगे जब आप ऐसे रिपीटेड सुनते रहेंगे। तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व आपको पता होने चाहिए एक बार कि कौन कौन से जो 18 वो बायोस्फीयर रिजर्व हैं। अब यहां पर पूछा है नेम 2 एनिमल्स हैविंग हैबिटेट इन ट्रॉपिकल एंड माउंटेन टाइप ऑफ वेजिटेशन। देखिए ट्रॉपिकल आपको पता है, यहाँ पे माउंटेन मतलब माउंटेन से रिलेटेड हो गया। माउंटेन मतलब जो माउंटेन्स में रहते हैं, माउंटेन। दोबारा लिख लेते हैं हम, माउंटेन, जो माउंटेन एरियाज में जो वेजिटेशन पाई जाती है, और जो ट्रॉपिकल एरियाज में वेजिटेशन पाई जाती है, उनके आपको 2 एनिमल्स के नाम बताने हैं। देखिए 2 एनिमल्स हैविंग हैबिटेट इन ट्रॉपिकल वेजिटेशन में जो रहते हैं उनके नाम हैं वन हॉर्न राइनोसोरस हो गए और इंडियन एलिफेंट। देखिए 2 तरीके के हैं, एक तो एशियन होता है, सॉरी अफ्रीकन, और एक एशियन एलिफेंट। 2 ही तरीके के जो है एलिफेंट पाए जाते हैं। यहाँ पर जो ट्रॉपिकल वेजिटेशन में है इंडियन एलिफेंट और वन हॉर्न राइनोसोरस। और आपको पता हो कि जो अफ्रीकन एलिफेंट होता है उसका साइज काफी बड़ा होता है, एशियन एलिफेंट से बड़ा होता है वो। फिर 2 एनिमल्स हैविंग हैबिटेट इन माउंटेन वेजिटेशन, इसमें जो है कश्मीर स्टैग बता है आपको और स्पॉटेड डियर। तो ये जो है माउंटेन एरियाज में है, कश्मीर स्टैग एंड स्पॉटेड डियर। इनके जो है आपको एग्जांपल्स याद रखने, माउंटेन टाइप ऑफ वेजिटेशन में और ट्रॉपिकल टाइप ऑफ वेजिटेशन में 2 एग्जांपल्स बताने थे। ट्रॉपिकल वेजिटेशन में वन हॉर्न राइनोसोरस एंड इंडियन एलिफेंट, और माउंटेन वेजिटेशन में कश्मीर स्टैग एंड स्पॉटेड डियर।
अब आपको फ्लोरा एंड फोना के बारे में बताना है, इन्हीं के डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस करना है। फ्लोरा एंड फोना डिस्कस करते हैं, पूरी टेबल है। डेफिनेशन पे जाएं तो फ्लोरा क्या है, रेफर्स टू प्लांट्स लाइफ, प्लांट से रिलेटेड है। फोना क्या है, एनिमल लाइफ से रिलेटेड है। पहला पॉइंट क्लियर है आपको, फ्लोरा प्लांट्स और फोना एनिमल। कंपोनेंट्स इसमें जो है ट्रीज, श्रब्स, ग्रासेस, फ्लावर्स, फंजाई, तो ये सब जो है फ्लोरा में हो गए। फोना में जो है मैमल्स आ जाएंगे, बर्ड्स आ जाएंगे, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स, ये सभी जो है फोना में आ जाएंगे। ये वाला पॉइंट जो है हमें याद नहीं करना है, ये गलत है पॉइंट, इसको हटा देते हैं। इसमें जो है लिखा है दोनों ही नॉन लिविंग थिंग्स हैं और दोनों जो है लिविंग थिंग्स हैं। तो प्लांट्स हैं और एनिमल्स दोनों ही लिविंग में आते हैं, तो ये जो है जो डिफरेंस नहीं होगा इसका। नेक्स्ट डिफरेंस पे चलते हैं हम। फंक्शन, ये जो है प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन, जो प्लांट्स हैं आपको पता है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, फूड उन्हीं से ही मिलता है हमें, और ये सपोर्ट करते हैं इकोसिस्टम को। हमें ये पता है चीजें कि ऑक्सीजन हमें जो है प्लांट से मिलता है, फूड भी हमें प्लांट से मिलता है, और इसी वजह से इन्हें क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, और सपोर्ट करते हैं इकोसिस्टम को। और जो एनिमल्स हैं यानी फोना है, वो फूड चेन में एक स्पेशल रोल निभाते हैं और पॉलिनेशन में। फिर एग्जाम्पल की बात करें तो ओक ट्रीज, रोजेस, ग्रासेस, एल्गी, ये सभी जो हैं फ्लोरा में हैं, और फोना में टाइगर्स, एलिफेंट, बर्ड्स, फिश, ये सभी फोना के अंदर आएंगे। ये जो है फ्लोरा रिप्रोड्यूसेस थ्रू सीड्स, स्पोर्स, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से जो है रिप्रोडक्शन होता है इनमें, और फोना में जो है रिप्रोड्यूस थ्रू बर्थ, लेइंग एग्स। तो ये जो है ये बर्थ देते हैं अपने बेबी को या फिर एग्स, और यहाँ पर जो है सीड्स, स्पोर्स और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू जो है ये सारे जो है रिप्रोडक्शन होता है, इनका रिप्रोड्यूस होते हैं। इसकी स्टडी क्या कहलाती है, फ्लोरा की बॉटनी कहलाती है, वहीं फोना की जूलॉजी कहलाती है। रोल इन इकोसिस्टम क्या है इनका, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, फूड, हैबिटेट्स प्रोवाइड करते हैं, और ये सभी जो फ्लोरा फोना के लिए, और जो फोना है यानी एनिमल्स मेंटेन करते हैं बैलेंस इकोसिस्टम में, और इंक्लूडिंग पॉलिनेशन और सीड डिस्पर्सल। तो पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं प्लांट्स को, क्योंकि प्लांट्स को जो है अगर आगे बढ़ना है तो पॉलिनेशन में उसमें हेल्प कौन करता है, फोना हेल्प करता है। अब फिर दोबारा से एक बार हम जो है शॉर्ट में जान लेते हैं डेफिनेशन क्या है। फ्लोरा प्लांट्स से रिलेटेड है और फोना एनिमल्स हैं। इसमें जो है प्लांट्स जो होंगे ट्रीज, श्रब्स, ग्रासेस, फ्लावर्स, फंजाई, ये सभी आ जाते हैं, और इसमें मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स आ जाते हैं। ये ऑक्सीजन देते हैं हमें, फूड देते हैं, इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं, ये फूड चेन में जो है इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, और पॉलिनेशन में। इसके अंदर जो है फ्लोरा के अंदर ओक ट्रीज आते हैं, रोजेस, ग्रासेस, एल्गी आ गए, और फोना के एग्जांपल्स टाइगर्स, एलिफेंट, बर्ड्स और फिश। ये बॉटनी है, इसकी स्टडी को बॉटनी कहा जाता है फ्लोरा की, और जूलॉजी कहा जाता है फोना की स्टडी। ये सभी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके। आप जो है डिफरेंस अब इजीली, आपके मैक्सिमम 5 नंबर के क्वेश्चन आता है तो आप इजीली 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हैं आप इसमें से। एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, डेफिनेशन लिख दीजिए, कंपोनेंट्स लिख दीजिए, फंक्शन लिख दीजिए, एग्जाम्पल लिख दीजिए, स्टडी जो है इसकी कौन सी फील्ड है यानी बॉटनी और जूलॉजी लिख दीजिए। आपका इजीली जो है 5 पॉइंट्स बन जाते हैं, और 5 पॉइंट्स आपके 5 मार्क्स के लिए बहुत है। तो आप इस तरीके से जो है अपना आंसर जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आपसे पूछा है ट्रॉपिकल एवरग्रीन और डेसिडियस फॉरेस्ट, इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंसेस बताने हैं, ट्रॉपिकल, एवरग्रीन और डेसिडियस। चलते हैं इसकी भी टेबल पर। ट्रॉपिकल, एवरग्रीन और डेसिडियस फॉरेस्ट। सबसे पहले लोकेशन के ऊपर डिस्कस करते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी जहां पर जो है हमेशा बारिश होगी, तो फाउंड इन रीजन ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर कहां पर है, अगर ये अर्थ है, अर्थ पर 0 डिग्री जो आपने पढ़ा है, 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है, तो 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम इक्वेटर कहते हैं। ठीक है जी, इक्वेटर है ये, तो 0 डिग्री को इक्वेटर बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ही जो है ये आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, क्योंकि सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है। सनलाइट डायरेक्ट पड़ेगी, सनलाइट अगर यहाँ पर सनलाइट इस पर डायरेक्ट पड़ती है तो डायरेक्ट पड़ेगी इस वाले एरिया पर, तो यहाँ से क्या होगा, जो वाटर बॉडीज होंगी उससे इवेपोरेशन होगा, और यहाँ पे बारिश जो है रेगुलर होती रहती है। उसी की वजह से जो है ये यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो इसका एग्जांपल आ गया आपके
अमेजन, साउथ ईस्ट एशिया और सेंट्रल अफ्रीका। अब डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होते हैं जी? ये जो है यहाँ पर जो है फाउंड इन टेम्परेट रीजन्स, यहाँ पर टेम्परेचर जो है ठीक ठाक होगा, और ये यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और एशिया वाला पार्ट आ गया। नेक्स्ट चलते हैं क्लाइमेट में जी। क्लाइमेट कैसा होगा यहाँ का? अब क्लाइमेट आपको पता है रेनफॉल अच्छा होगा तो जो है ठीक ठाक ह्यूमिड क्लाइमेट होगा, वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट होगा, हाई रेनफॉल होगा थ्रू आउट द ईयर, हमेशा ईयर में होता ही रहेगा। यहाँ पे प्लांट्स जो है कभी जो है अपनी लीव्स जो है छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि हमेशा जो है यहाँ पर ग्रीनरी होगी एवरग्रीन फॉरेस्ट में। और यहाँ पर क्या है, मॉडरेट क्लाइमेट होगा, डिस्टिंक्ट सीजन्स होंगे, वार्म समर्स भी होंगी और कोल्ड विंटर्स होंगी। गर्मियां जो है बहुत गर्म होंगी और सर्दियां जो है बहुत ज्यादा ठंडी होने वाली हैं डेसिडियस फॉरेस्ट में। ट्रीज के क्या टाइप हैं जी? ट्रीज के टाइप हैं, टॉल ट्रीज होंगे यहाँ पर, डेंस कैनोपीज होंगी, रिमेन ग्रीन ऑल द ईयर, मतलब हमेशा यहाँ पर जो प्लांट्स हैं वो हमेशा ग्रीन रहने वाले हैं। इस तरीके के जो है प्लांट ट्रीज मिलने वाले हैं। और यहाँ पर क्या है, ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द विंटर और ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। अब यहाँ जो डेसिडियस फॉरेस्ट है वहां पर जो है विंटर सीजन में ट्रीज अपनी लीव्स छोड़ देते हैं ताकि वो जो है कंजर्व कर सके वाटर को। फिर लीफ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पर जो है ब्रॉड, थिक और एवरग्रीन लीव्स पाई जाती हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट में। और डेसिडियस में ब्रॉड होंगी लीव्स, फ्लैट लीव्स होंगी, जो कि अपना कलर और चेंज करती रहती हैं, और क्योंकि पहले वो ग्रीन होती हैं, फिर धीरे धीरे येलो, फिर जो है अपना जो ट्री से वो लीव्स नीचे गिर जाती हैं। फॉल ड्यूरिंग द ऑटम सीजन, ऑटम सीजन में वो गिर जाती हैं प्लांट से। बायोडाइवर्सिटी कैसी पाई जाती है? एवरग्रीन फॉरेस्ट में हाई बायोडाइवर्सिटी होगी, वाइड रेंज ऑफ वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज पाई जाएंगी, क्योंकि वहां पर जो है पानी की अवेलेबिलिटी हमेशा रहेगी। रेनफॉल इतना ज्यादा होता है तो वहां पर जो है हाई वैरायटी पाई जाएगी प्लांट्स की और एनिमल की स्पीशीज भी। और यहाँ पर जो है मॉडरेट पाई जाएगी बायोसिटी, बहुत कम स्पीशीज पाई जाएंगी कंपेरेटिवली टू एवरग्रीन फॉरेस्ट। एग्जांपल्स जान लेते हैं। अमेजन रेन फॉरेस्ट, जिसमें हम पहले ही बात कर चुके हैं, कॉन्गो रेन फॉरेस्ट और साउथ ईस्ट एशियन रेन फॉरेस्ट। और डेसिडियस में टेम्परेट फॉरेस्ट इन यूरोप, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका एंड पार्ट्स ऑफ एशिया। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, कैसी वेजिटेशन होगी? यहाँ पर जो है टॉल ट्रीज होंगे लाइक मैहोगनी, रोजवुड और ब्रॉड लीव्ड प्लांट्स होने वाले हैं। और जो डेसिडियस फॉरेस्ट है वहां पर ओक पाए जाने वाला है, मैपल, बर्च और अदर डेसिडियस ट्रीज पाए जाने वाले हैं। सॉइल का टाइप कैसे होने वाला है? न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल ड्यू टू द रैपिड डिकम्पोजिशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। और वहीं जो है डेसिडियस में फर्टाइल सॉइल विद ए लेयर ऑफ डिकम्पोज्ड लीव्स दैट एनरिच द ग्राउंड। तो यहाँ पर जो है न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल मिलेगी। एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल मिलेगी, क्योंकि डिकम्पोजिशन नहीं हो, रैपिड ड्यू टू द रैपिड डिकम्पोजिशन उसकी वजह से, एंड रिसाइकलिंग ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। पर वहीं जो है डेसिडियस में फर्टाइल सॉइल मिलने वाली है। एडेप्टेशन ऑफ ट्रीज की बात करें तो अडेप्टेड टू कांस्टेंट ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल विद शैलो रूट्स। तो यहाँ पर जो है ह्यूमिडिटी और रेनफॉल जो है अडेप्ट कर लेते हैं जो प्लांट ट्रीज हैं। पर जो डेसिडियस में अगर बात करें तो सीजनल चेंजेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है और सर्दी भी बहुत ज्यादा होती है, तो उसको कर लेते हैं। शेडिंग लीव्स टू सर्वाइव कोल्डर मंथ्स, और कोल्डर मंथ्स में वो अपनी लीव्स छोड़ देते हैं, तो वो भी पता है। ह्यूमन का इम्पैक्ट क्या पड़ता है? थ्रेटेंड बाय डिफोरेस्टेशन। अगर एवरग्रीन फॉरेस्ट को जो है ह्यूमन का इम्पैक्ट ये है कि वो डिफोरेस्टेशन हो सकता है एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो फूड की अवेलेबिलिटी चाहिए, उसके लिए जो है एग्रीकल्चर करना होगा। एग्रीकल्चर करना होगा तो लैंड की जरूरत पड़ेगी, और लैंड कहाँ से आएगी? जो फॉरेस्ट वाली लैंड है उसको हम फॉरेस्ट को कट करेंगे तो उसके बाद हमें जो है एग्रीकल्चर की लैंड मिलेगी, तो वही जो है थ्रेटेंड है, उसी से ही खतरा है उसको। माइनिंग से भी खतरा है, ठीक है, यही जो है दो चीजें हैं। और डेसिडियस फॉरेस्ट को किस तरीके से खतरा है? थ्रेटेंड बाय अर्बनाइजेशन। तो जिस तरीके से जो है अर्बनाइजेशन, शहरीकरण चल रहा है उसकी वजह से, और लैंड कंजर्वेशन फॉर फार्मिंग के लिए, इसमें भी जो है फार्मिंग के से रिलेटेड जो है ह्यूमन का इम्पैक्ट। देखिए ह्यूमन का इम्पैक्ट दोनों तरफ ही जो है नेगेटिव बताया गया है। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट को भी खतरा है ह्यूमन से, और डेसिडियस फॉरेस्ट को भी खतरा है, क्योंकि वो जो है अपने सर्वाइवल के लिए उन फॉरेस्ट को कट कर सकते हैं। अब जो है यहाँ पर जो है अगर आप जाने तो यहाँ पर जो है हम जिस इस सब की बात कर चुके हैं,
तो हम जो है एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे थे लोकेशन की। सबसे पहले लोकेशन की बात करेंगे कि ये जो है इक्वेटर के पास है एवरग्रीन फॉरेस्ट, और ये जो है टेम्परेट रीजन के पास है। फिर सेकंड क्लाइमेट, क्लाइमेट कैसा रहता है, यहाँ पे हाईली रेनफॉल होगा, ह्यूमिड क्लाइमेट होगा, और वहां पे मॉडरेट क्लाइमेट होगा। ट्रीज के टाइप्स कैसे होंगे, यहाँ पे टॉल ट्रीज होंगे, और वहां पे ट्रीज जो है अपने विंटर में लीव्स जो है छोड़ देते हैं या उनकी फॉल हो जाती है, लीव्स गिर जाती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, यहाँ पे ब्रॉड और थिक और एवरग्रीन लीव्स होंगी, वहां पर जो है ब्रॉड और फ्लैट लीव्स होने वाली हैं, और ऑटम के दौरान जो है वो लीव्स जो है गिर जाएंगी और कलर भी चेंज करेंगे। बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे हाई डाइवर्सिटी मिलेगी, वहां पर जो है मॉडरेट डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी मिलेगी एज कंपेयर टू एवरग्रीन फॉरेस्ट। एग्जांपल्स आपको अमेजन रेन फॉरेस्ट और वहां पर जो है टेम्परेट फॉरेस्ट इन यूरोप। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन की बात कर चुके हैं हम, सॉइल के टाइप की बात कर चुके हैं, और एडेप्टेशन ऑफ ट्रीज। ये सारे पॉइंट्स जो है आप याद रखेंगे, इससे जो है आप अपने पेपर में जो है डिफरेंसेस इजीली लिख सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आपको याद आ गए तो आप इनके डिफरेंसेस इजीली बता देंगे। तो ये था आपका जो डिफरेंसेस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में और डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में। नेक्स्ट है नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया एंड डिस्क्राइब द वेजिटेशन ऑफ हाई एल्टीट्यूड्स। तो इंडिया में डिफरेंट टाइप्स की जो वेजिटेशन मिलती है उसके बारे में आपको डिस्कस इसमें बताना है, और साथ ही साथ डिस्क्राइब करना है यहाँ पर वेजिटेशन ऑफ हाई एल्टीट्यूड्स। हाई एल्टीट्यूड्स में कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है उसको भी डिस्कस करना है। अब वेजिटेशन कौन कौन सी है, वेजिटेशन है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसकी बात हम पहले भी कर रहे थे अभी। तो ये जो है वेजिटेशन के जो है आपके टाइप्स बता दिए हैं जो इंडिया में मिलते हैं। तो इंडिया में जो है फाउंड इन रीजन, ये है, इसके बारे में हम अभी रिसेंट में पढ़ा। हाई रेनफॉल होगी, वेस्टर्न हाइट में पाए जाते हैं इंडिया में, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाए जाते हैं क्योंकि बारिश सबसे ज्यादा होती है इन्हीं पार्ट्स में। द फॉरेस्ट हैव डेंस होते हैं फॉरेस्ट बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ तक जो है सनलाइट भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती, इतने ज्यादा डेंस होते हैं। ग्रीन वेजिटेशन होती है ऑल ईयर में, पूरे ईयर में ग्रीन वेजिटेशन होगी। तो ट्रीज लाइक मेहोगनी एंड रोजवुड, इस तरीके के ट्रीज हैं, एग्जांपल्स बता दिए। फिर नेक्स्ट है हमारी नेक्स्ट टाइप की वेजिटेशन है ट्रॉपिकल डेसिडियस, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कॉमन इन सेंट्रल एंड नॉर्थर्न इंडिया में होगी, सेंट्रल और नॉर्थर्न इंडिया में मिलती है। फॉरेस्ट शेड लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, ड्राई सीजन में जो है लीव्स जो है अपने ये छोड़ देते हैं, क्योंकि ताकि पानी की कमी ना हो इनको। इंक्लूड स्पीसीज लाइक टीक और साल जैसे पेड़ भी जो है इसमें डेसिडियस फॉरेस्ट में आते हैं। फिर ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ये फाउंड एरिड रीजन्स में पाए जाते हैं जैसे राजस्थान, गुजरात, और ये जो है थॉर्नी श्रब्स होती हैं जैसे कैक्टी, इनके अंदर जो है क्या होते हैं, कांटे की तरह होते हैं पौधे, इनकी लीव्स जो है कांटे वाली होती हैं जैसे कैक्टस। अब इनकी कांटे वाली लीव्स क्यों होती हैं, क्योंकि जिस एरिया में पाए जाते हैं यानी एरिड रीजन में, वहां पे जो है सनलाइट बहुत ज्यादा होती है और पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। तो इनकी लीव्स से जो है पानी जो है इवेपोरेट ना हो, इवेपोरेशन के थ्रू जो है पानी इनसे लीव्स से ना निकले, इसलिए इस तरीके की लीव्स होती हैं उनकी। एडेप्टेड बाय ड्राई कंडीशन, तो ड्राई कंडीशन की वजह से एडेप्टेशन है उस प्लांट का। फिर है माउंटेन फॉरेस्ट, यानी माउंटेन से रिलेटेड, यानी हिल एरियाज से रिलेटेड, हिमालयाज। फॉरेस्ट चेंज विद एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड के साथ चेंज हो जाते हैं, और बहुत कॉन्फिरियस और ब्रॉड लीफ ट्रीज पाए जाते हैं। अब फिर है एल्पाइन वेजिटेशन। एल्पाइन वेजिटेशन कौन सी होती है, एल्टीट्यूड्स अबव 3600 मीटर से ऊपर जो है एल्पाइन वेजिटेशन पाई जाती है। एल्पाइन वेजिटेशन जो है कंसिस्ट करती है स्मॉल शर्ब्स भी आते हैं, ग्रासेस भी आते हैं, मॉसेस भी आते हैं, और हार्डी फ्लोवरिंग प्लांट्स आते हैं जैसे प्रिमुलस और एडलवीस विच आर एडोप्टेड द हार्श और कोल्ड कंडीशंस और हाई एल्टीट्यूड, ये सभी जो है एल्पाइन वेजिटेशन में पाया जाता है। अब जो है सेकंड जो क्वेश्चन था हमारा, डिस्क्राइब द हाई वेजिटेशन ऑफ हाई एल्टीट्यूड्स। तो हाई एल्टीट्यूड्स पे जो है द वेजिटेशन इज स्पार्स एंड स्पेशलाइज्ड विद द लो ग्रोइंग प्लांट्स। तो लो ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं दैट कैन विदस्टैंड एक्सट्रीम कोल्ड। यहाँ पर जो है क्योंकि हाई एल्टीट्यूड्स हैं तो
तो सर्दी ज्यादा होगी, तो एक्सट्रीम कोल्ड होंगे, लो ऑक्सीजन लेवल्स होता है वहां पे, एंड हाई विंड्स, इन सबको जो है वो सह सकते हैं। एंड कॉन्फियस ट्रीज, ये इनके ट्रीज के नाम क्या है? कॉन्फिरियस ट्रीज आर फाउंड एट लोअर एलिवेशंस। तो लोअर एलिवेशंस पे कौन से पाए जाते हैं? कॉन्फिरियस जो ट्रीज हैं, और एल्पाइन मीडोस एंड हर्बेकियस प्लांट्स जो हैं डोमिनेट हायर एल्टीट्यूड्स। दो तरीके के एल्टीट्यूड हो गए, एक जो है आपको लोअर एलिवेशन पे बता दिया, लोअर एलिवेशन पे कॉन्फियस ट्रीज पाए जाते हैं, और वहीं जो है, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं इसे रेज कर देता हूं, यहाँ इस वाले पार्ट को सिर्फ स्पेसिफिक जो है हम उन वर्ड्स को अंडरलाइन कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है इसे अंडरलाइन कर देते हैं। कॉन्फिरियस ट्रीज जो हैं लोअर एलिवेशन वाले एरियाज में पाए जाते हैं, और वहीं एल्पाइन जो मीडोज हैं एंड हर्बेसियस प्लांट्स जो हैं हाईली एल्टीट्यूड्स वाले एरियाज में होते हैं, हायर एल्टीट्यूड्स वाले एरियाज में होते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन इन इंडिया बताई थी, जिसमें जो है आपने एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा पहला, सेकंड है डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा, थर्ड आपने ट्रॉपिकल थॉर्न मींस यानी कि जिसमें जो है कांटे निकले होते हैं, यानी कि एरिड एरियाज में जो होता है, फिर माउंटेन फॉरेस्ट यानी हिली एरियाज में जो पाए जाते हैं, और फिर एल्पाइन वेजिटेशन जो कि हाईली एल्टीट्यूड्स पे यानी 3600 मीटर से ऊपर वाले एरियाज में जो पाए जाते हैं। ये सभी जो है वेजिटेशन थी, वेजिटेशन के टाइप। सेकंड क्वेश्चन था वेजिटेशन ऑफ हाई एल्टीट्यूड्स के बारे में आपको बताना था। वहां पे हमने बता चुके कि कॉन्फिरियस जो ट्रीज हैं वो लोअर एलिवेशन में पाए जाते हैं, और वहीं हायर एल्टीट्यूड्स में जो है एल्पाइन मीडोस और हर्बेसियस जो प्लांट्स हैं वो जो है हाईली एल्टीट्यूड्स वाले एरियाज में पाए जाते हैं। तो ये आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वाइट ए फ्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एंडेंजर्ड इन इंडिया। जो कुछ स्पीसीज हैं वो एंडेंजर्ड हैं, यानी जो है लुप्त होने की कगार पे एक तरीके से। तो ऐसा क्यों है, क्यों हो रही है वो लुप्त? तो इसका अभी हम जो लास्ट करके आए थे फ्लोरा एंड फौना में, उसमें जो है हमने ह्यूमन का इम्पैक्ट यही पढ़ा था, फ्लोरा एंड फौना नहीं सॉरी एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट में, जिसमें जो है उन दोनों को जो है खतरा है कि जो है एनिमल ह्यूमन बींग्स से कि वो जो है उसे कट ना करें। तो इसी तरीके से हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये जो है खतरे में क्यों है, कुछ स्पीसीज खतरे में क्यों है, प्लांट की और एनिमल्स की भी। तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, सबसे पहले जो है उनका जो आवास है उसका डिस्ट्रक्शन, मतलब वहां से जो हटना, किस तरीके से हटना? एक तो डिफॉरेस्टेशन, अगर हम जो है जंगलों को कट कर देंगे तो वहां से उन्हें शिफ्ट होना पड़ेगा, इसकी वजह से भी उनकी कमी हो रही है। कुछ जो है उसे अडेप्ट कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, और अगर वो कुछ एरियाज जहाँ पे ह्यूमन बींग्स हैं वहां पर चले जाते हैं तो ह्यूमन बींग्स उन्हें किल कर देंगे। फिर अर्बनाइजेशन भी वही वाला कारण हो गया। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से भी हम कट कर रहे हैं उनकी, जो जहां पर वो रह रहे थे, लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, उनका जो नेचुरल हैबिटेट था उसे हम खत्म कर रहे हैं इनकी वजह से। डिस्प्लेसिंग स्पीसीज एंड डिसरप्टिंग इकोसिस्टम, और उनको जो है डिस्प्लेस कर रहे हैं स्पीसीज को, और डिसरप्ट कर रहे हैं इकोसिस्टम को भी जो है हम बेकार करते जा रहे हैं। तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हमने पढ़ा किस कारण की वजह से हो रहा है, ह्यूमन बीइंग की इंटरफेयर की वजह से हो रहा है इसमें। सेकंड भी जो है ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड ही हो गया कि अब जो है हम वॉचिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, उनका ट्रेड कर रहे हैं। जैसे वन हॉर्न राइनोसोरस के उसका एक जो सिंग होता है उसको ही बेच रहे हैं, या फिर एलिफेंट के जो दांत होते हैं उनको बेच रहे हैं, उनकी खाल को बेच रहे हैं, उनकी हड्डियों को बेच रहे हैं। तो ये सब जो है उनको जो है किल करके, उनको हंट करके एनिमल्स के पार्ट्स को जो है इलीगली जो है ट्रेड किया जा रहा है, जो कि उनकी पॉपुलेशन को डिक्रीज कर रहा है, जैसे टाइगर्स को। इसलिए जो है सेव टाइगर प्रोजेक्ट जो है अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट आए, जिससे जो है अलग अलग एनिमल्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने प्लान किया, जैसे राइनोस को और एलिफेंट्स को। ये जो है इनके जो है हंट करके इलीगली जो है इनके जो पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, उनको बेचा जाता है, उनका ट्रेड किया जाता है। तो इसी तरीके की जो स्पीसीज हैं टाइगर्स, एलिफेंट और राइनोस। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज भी एक कारण है जिसकी वजह से स्पीसीज जो है एंडेंजर्ड होती जा रही हैं। जैसे रेनफॉल का जो पैटर्न है बदलता जा रहा है। क्यों बदलता जा रहा है? ग्लोबल वार्मिंग, जिसमें जो है अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उन जो प्लांट्स और एनिमल की स्पीसीज को भी जो है उससे नुकसान हो रहा है।
राइजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज होने लगा है। अब आप देख रहे हैं कि मई जून में जो है कितना ज्यादा टेम्परेचर, मार्च से ही टेम्परेचर इतना बढ़ना शुरू हो जाता है, तो मई जून में कितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा। एंड चेंजिंग सीजन्स अफेक्ट द प्लांट्स एंड एनिमल। तो और जो सीजन्स हैं अब वो हमारे चेंज होते जा रहे हैं। गर्मी जो है मार्च से ही शुरू हो रही है, गर्मी जो है जून से मई के बाद से शुरू होती थी, जो कि अब अप्रैल नहीं बल्कि मार्च से ही शुरू हो रही है। तो ये जो है सीजन्स जो चेंज हो रहे हैं उसकी वजह से इफेक्ट होता है। और डिसरप्टिंग देयर नेचुरल हैबिटेट, उनके नेचुरल हैबिटेट को जो है हम उनसे हटा रहे हैं, और ब्रीडिंग साइकिल्स भी जो है इससे उनकी अफेक्ट होती है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से भी जो है उनकी स्पीसीज जो है खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है। पॉल्यूशन भी एक कारण है, पॉल्यूशन से तो इंसानों को भी प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से डेथ हो रही है, तो इससे एनिमल्स की स्पीसीज पे भी इफेक्ट पड़ता है। एयर वाटर सॉइल पॉल्यूशन जो है हार्म करता है इकोसिस्टम, क्योंकि आप एयर भी जो है ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए, वाटर भी ले रहे हैं हम, और सॉइल पॉल्यूशन बढ़ेगा तो हमारा जो फूड है, अगर हम प्लांट्स ग्रोथ कर रहे हैं तो उसके साथ जो है हमारे पास आएगा। तो ये जो है पॉल्यूशन जो है कॉजिंग डिजीज कॉज करता है, और डेथ वाइल्ड लाइफ अमंग द वाइल्ड लाइफ एंड डिग्रेडिंग हैबिटेट्स। तो ये जो है डिजीज हो जाती है इसकी वजह से, और उससे डेथ भी हो सकती है उनकी। फिर इन्वेसिव स्पीसीज मतलब बाहर से किसी स्पीसीज का एक जगह आना, और उससे जो है वो हंट करेंगे या किल कर देंगे वहां की जो लोकल स्पीसीज है। इससे भी जो है जो एंडेंजर्ड जो एरिया है उसमें पहुंच जाती है प्लांट और एनिमल्स की स्पीसीज। फॉर ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जैसे हम बहुत ज्यादा फिशिंग करें, ओवर फिशिंग करेंगे एक पार्ट में, समुद्र के पास एक ही पार्ट में हम बहुत ज्यादा ओवर फिशिंग करें, वहां से फिशेस सारी निकाल लें, तो फिर उनको जो है दोबारा जो है बढ़ने का मौका मिलेगा ही नहीं। तो उससे क्या होगी, वो एंडेंजर्ड में पहुंच जाएंगे। एक्सेसिव लॉगिंग और अनस्टेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, हम एग्रीकल्चर जो है बहुत ज्यादा करने लगे, एक जो लैंड एरिया है उस पर बहुत ज्यादा एक ही तरीके का पैटर्न वाली एक ही तरीके की क्रॉप को हम बार बार जो है उगाते रहेंगे, तो उससे जो है लैंड की जो फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाती है। कंट्रीब्यूट टू डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज खतरे में आ जाएंगे, और एंडेंजर मैनी स्पीसीज। और आपको पता है सिर्फ आपकी खेती करने से जो है वहां के जो एनिमल्स उस पर डिपेंड है, जो जमीन के अंदर भी जो एनिमल्स रहते हैं वो भी अफेक्ट होते हैं उससे, तो उनके लिए भी जो है रिसोर्सेज वो खतरे में पड़ जाएंगे, तो उससे जो है वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएंगे स्पीसीज। तो एंडेंजर्ड कैटेगरी में क्यों आ रही है प्लांट्स और एनिमल्स की कुछ स्पीसीज? एक तो उनके हैबिटेट को जो है हम खत्म कर रहे हैं, उनका शिकार कर रहे हैं, और उनको जो है ट्रेड मतलब बेच रहे हैं उनके जो पार्ट्स हैं। क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से जो है वो एंडेंजर्ड होती जा रही है। पॉल्यूशन से जो है डेथ तक हो रही है, ह्यूमन बींग्स में भी और एनिमल्स में भी, ये भी एक कारण हुआ। अदर स्पीसीज का आना जिसकी वजह से वो लोकल स्पीसीज को खत्म कर देती हैं ये। और ये अदर स्पीसीज का क्यों आना होगा? अदर स्पीसीज का आना होगा जब उनका जो आपने नेचुरल हैबिटेट खत्म कर दिया, तो वो दूसरे स्पीसीज के एरिया में जब जाएंगी तो वहां के जो स्पीसीज है उन्हें खत्म कर देंगी। तो ये जो है इस कारण की वजह से भी हो सकता है। और ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब हम एक स्पीसीज को खत्म करते चले जाए तो ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, और ये इकोसिस्टम को भी खराब करता है। तो ये सभी जो फैक्टर्स हैं ये हैं रिस्पॉन्सिबल प्लांट्स और एनिमल्स के कुछ ही स्पीसीज के एंडेंजर्ड क्यों होती जा रही है, उसका रीजन। Why does India have rich heritage of flora and fauna? इंडिया में जो है बहुत ज्यादा जो है रिच हेरिटेज है फ्लोरा एंड फोना का, उसी का ही कारण पूछा है आपसे। क्यों है ऐसा? उसके कारण है, काफी सारे कारण हैं। एक तो डाइवर्स क्लाइमेट जोन्स हैं हमारे पास। कभी हमारे यहाँ सर्दी अच्छी होती है, फिर गर्मी, फिर बरसात भी सीजन है हमारे। तो ये हर सीजन क्लाइमेट जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से जो है हमारे पास जो है स्पीसीज जो फ्लोरा एंड फौना की वो बहुत सारी पाई जाती है। फ्रॉम ट्रॉपिकल टू टेम्परेट जोन, एरिड टू ह्यूमिड जोन, और इंडियाज वेराइड क्लाइमेट सपोर्ट वाइड रेंज ऑफ स्पीसीज पाई जाती हैं। जैसे आप जो है एक तरफ जो है राजस्थान वाला एरिया देखेंगे, एक तरफ जम्मू कश्मीर वाला देखेंगे, एक तरफ मासिन राम जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो इस तरीके से, और एक आप कोस्टल एरियाज देखेंगे जहाँ पर रेगुलर बारिश होती रहती है। तो सभी जो है, और एक तरफ आप मैदानी भाग देखेंगे जहाँ पर गंगा वाले और यमुना वाले मैदान पड़ते हैं, जहाँ पर जो है हमेशा हमारे पास रिवर है, एक रिवर सपोर्ट सिस्टम चलता है। तो ये जो है हमें जो है प्रोवाइड करते हैं रिच हेरिटेज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो डाइवर्स क्लाइमेट जोन्स हो गया। फिर ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास डिफरेंट लैंडस्केप्स हैं, चाहे हाई एल्टीट्यूड्स की वाली बात करें, चाहे हमारा जो है मैदानी भाग की बात करें, और चाहे हमारे कोस्टल एरियाज की बात करें।
इंक्लूडिंग इसमें माउंटेन्स आ गए, डेजर्ट्स भी हैं हमारे पास, फॉरेस्ट भी हैं, कोस्टल एरियाज भी हैं, एंड प्रोवाइड मल्टीपल हैबिटेट्स। इसी की वजह से हमारे पास जो है मल्टीपल हैबिटेट्स हैं, जिसकी वजह से हमारी फ्लोरा एंड फोना की जो स्पीसीज हैं वो काफी सारी वैरायटी में मिलती हैं हमें। आइसोलेशन एंड एंडीमिज्म, इसमें जो है बताया नेचुरल बैरियर्स लाइक माउंटेन्स, ओशियंस हैव लेड टू द इवोल्यूशन ऑफ मैनी यूनिक और एंडेमिक स्पीसीज। माउंटेन और ओशियंस की वजह से भी हमारे यहाँ जो है बहुत सारी वैरायटी जो है स्पीसीज की नई मिलती हैं। रिच इकोसिस्टम जो है बहुत ज्यादा रिच है, क्यों? कि रेन फॉरेस्ट भी मिल रहे हैं हमारे, वेटलैंड्स भी हैं, ग्रासलैंड्स भी हैं, तो जिसकी वजह से जो है बायोडाइवर्सिटी को ये प्रमोट करते हैं। कल्चरल रिवर्स, तो इंडिया में जो कल्चर है जो नेचर के लिए सपोर्ट ट्रेडिशनल कंजर्वेशन प्रैक्टिस, तो इंडिया में जैसे पेड़ों की पूजा की जानी, कुछ पेड़ों को पूजा जाता है जैसे तुलसी को, इस तरीके से जो है क्या होता है उन्हें जो है पहले से सेव किया जा रहा है। और जैसे आपके कुछ ऐसे आंदोलन भी रहे, चिपको एपिको आंदोलन, जिसमें उन पेड़ों को कटने नहीं दिया लोगों ने, तो ये भी जो है एक तरीके से हमारे जो फ्लोरा एंड फोना को जो है रोकने में मदद किया उन्होंने। फिर कंजर्वेशन एफर्ट्स जैसे नेशनल पार्क, अब जो है हमारी गवर्नमेंट ने भी इसमें जो है योगदान दिया कि नेचुरल पार्क्स हों, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हों, उन सबको जो है बना, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ये जो है हमने जो डिफरेंट टाइप की स्पीसीज को प्रिजर्व करने के लिए और इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए बनाया, ताकि जो है हम इन्हें बचा सकें। तो ये सभी जो है हमारी जो कंट्री में रिच हेरिटेज ऑफ फ्लोरा एंड फोना प्रमोट करते हैं। तो ये सब जो है आपके पॉइंट्स आ गए। पहला क्लाइमेट, डाइवर्स क्लाइमेट जोन हो गया। सेकंड जियोग्राफिकल जो डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ। फिर आइसोलेशन एंड एंडीमिज्म। फिर आपका रिच इकोसिस्टम्स हो गया, कल्चरल रिवर्सेंस हो गया, और फिर कंजर्वेशन एफर्ट्स हो गए। ये सभी जो हैं पॉइंट्स आपके रिस्पॉन्सिबल हैं हमारी रिच हेरिटेज ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन इंडिया। तो ये जो है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए ये जो है आज जो है हमारा लास्ट क्लास थी, हमारी ज्योग्राफी की क्लास 9th की। अब जो है आपकी अगर पिछली सारी वीडियोस नहीं हुई, 4 चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हुए, तो आप उन्हें कंप्लीट कर लीजिए और पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट कीजिए, अच्छे से कंप्लीट कीजिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसका आपको आंसर मिलेगा। और अब जो है आगे हम पॉलिटिकल साइंस की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट करेंगे, और उसमें जो है आपके उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे जुड़े रहिए बच्चे हमारे साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जो है लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।